रमा शुरू से ही थोड़ी तेज तर्रार और लड़ाकू थी। ससुराल में भी उसकी बस इसलिए कट गई थी क्योंकि ससुराल में न तो कोई देवरानी जेठानी थी और ना ही सास। धीरे धीरे समय बीतने लगता है और रमा का बेटा सिंपू सयाना हो जाता है। अब बेशक सबके सामने रमा अपने सीधे सादे होने की माला जपती हो, लेकिन सच्चाई तो वो भी अच्छे से जानती थी कि उसकी ज़ुबान कितनी तेज़ है। इसलिए उसने सोचा कि अपने सिंपू के लिए वो एक सीधी सादी गाय जैसी बहू लेकर आएगी ताकि घर में सुख शांति का माहौल बना रहे। अगर किसी बात पर रमा को गुस्सा आ भी जाए तो कम से कम बहू चुप रहकर झगड़े को आगे तो ना बढ़ाए। अव्वल तो रमा के झगड़ालू स्वभाव के कारण सिंपू के लिए कोई रिश्ता मिल नहीं रहा था और जो मिल भी रहे थे उन्हें रमा एक के बाद एक करके रिजेक्ट करती जा रही थी। फिर एक दिन उसे अपनी सहेली मीनाक्षी की बेटी मंदिर में मिलती है। अरे बेटा, तुम तो मीनाक्षी की बेटी हो ना? जी आंटी जी, लेकिन आप कौन? आप मुझे कैसे जानती हैं? अरे बेटा, मैं रमा हूँ, तुम्हारी मम्मी की स्कूल फ्रेंड। वो हमारा चैट ग्रुप है ना, उस पर तुम्हारी फ़ोटो देखी थी एक बार, बस उसी से पहचान लिया। रमा अपनी सहेली मीनाक्षी की बेटी साक्षी को देखकर बहुत खुश हो गई थी क्योंकि साक्षी आजकल की तेज़ तर्रार लड़कियों से बिल्कुल अलग दिखाई दे रही थी। बिना मेकअप का सुंदर चेहरा और सलीकेदार सलवार सूट में साक्षी रमा को तो एक नज़र में भा गई थी। लगता है मेरी तलाश पूरी हो गई है। बस ऐसे ही तो शान, सौम्य और सीधी सी लड़की ढूंढ रही थी मैं। घर पहुंचती ही रमा अपनी सहेली मीनाक्षी को फ़ोन लगाती है और बातों बातों में अपनी पसंद जाहिर कर देती है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुझे साक्षी पसंद आ गई। हम भी उसके लिए लड़का ढूंढ ही रहे थे। चलो, साक्षी और उसके पापा से बात करके मैं तुझे बताती हूँ। दोनों परिवार में बातें होती है। जल्दी ही साक्षी का रिश्ता सिंपू से हो जाता है। धूमधाम से शादी हो जाती है और साक्षी अपने ससुराल आ जाती है। शादी के कुछ दिन बाद मम्मी, मेरी सहेलियाँ ना कई दिन से पीछे पड़ी हुई हैं कि भाभी से कब मिलवाओगी, भाभी से कब मिलवाओगी। आप कहो तो कल बुला लूँ उनको? अरे इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है, बुला ला सबको। साक्षी बेटा, तू इसकी सहेलियों के लिए ना कुछ बढ़िया सा चाय नाश्ता बनाकर तैयार कर लेना, ठीक है? अरे मम्मी जी, आजकल मेहमानों के लिए घर में नाश्ता कौन बनाता है? तुम चिंता मत करो स्वीटी, मैं तुम्हारी सहेलियों के लिए बढ़िया सा नाश्ता ऑर्डर कर दूंगी। वो सब आप देख लो भाभी, लेकिन आप ना एकदम बढ़िया से रेडी होकर सब तैयारी कर देना बस। अगले दिन शाम को स्वीटी की सहेलियां घर आती हैं। साक्षी सबको चाय नाश्ता देकर अपने कमरे में चली जाती है। स्वीटी, तुम्हारी भाभी का नाम साक्षी है ना? ये क्या विस्फोटक सामग्री ब्याला है तुम्हारे भैया के लिए? ये साक्षी ना मेरे साथ पीजी कॉलेज में थी। अरे बाबा, बहुत झगड़ालू किस्म की लड़की है। पूरे कॉलेज में कोई इससे बात नहीं करता था। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि इसकी इन्हीं आदतों के कारण इसकी शादी भी नहीं हो पा रही थी। क्या बात कर रही है यार, मेरी भाभी वैसी बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हें ना कोई गलतफहमी हुई है। स्वीटी, मैंने जो बताना था बता दिया, अब तू जाने तेरा काम जाने। तो मान ना मान तेरी मर्जी है। नाश्ता करने के बाद स्वीटी की सहेलियाँ तो चली जाती है, लेकिन अब स्वीटी के दिमाग में खतरे की घंटी टणाना बजने लगती है। अरे मम्मी, ऐसी खबर लाई हूँ कि आप सुनकर दंग रह जाएंगी। क्या खबर ले आई है? साफ साफ बता बेटा। मम्मी, बस बहुत हो गया साक्षी भाभी का लाड दुलार। समय रहते बाजी आप अपने हाथ में ले लो, नहीं तो आपकी भैंस तो समझो गई पानी में। अरे नालायक, क्या बकवास किया जा रही है? ठीक से बताना क्या बात है। मम्मी, जिसे आप गाय समझकर ब्याह कर लाई है ना, वो तो भूखी शेरनी है, शेरनी। मैं सारी कहानी पता करके आई हूँ, आप ही सुनकर अपना सर पीट लोगी। साक्षी भाभी के गुस्सैल और झगड़ालू स्वभाव के कारण उनका रिश्ता नहीं हो रहा था, इसलिए उनकी मम्मी ने ज़ोर ज़बरदस्ती से उन्हें 16 सोमवार करने के लिए कहा था। पहले ही सोमवार को वो आपको रास्ते में दिखाई दे गई और आपने उन्हें पसंद कर लिया। हे भगवान, इसका मतलब मैं खुद अपने लिए मुसीबत लेकर आई हूँ। कोई बात नहीं बेटा, मैं कल से ही उसकी लगाम कसती हूँ, तू देखती जा। अगले दिन बेटा साक्षी, बात हो गई मौज मस्ती। अब कल से तुम थोड़ा घर गृहस्थी पर ध्यान दो। भाई हम कुछ कह नहीं रहे तो देख तो रहे ना कि तुम बिल्कुल भी घर की तरफ देख नहीं रही हो। मम्मी, मैंने सोचा था भाभी आ जाएगी तो मैं भी इस घर में कुछ दिन सुकून से नींद पूरी करूँगी। मैं तो थक गई हूँ सुबह 5 बजे उठकर पानी भरते भरते।
ठीक है तो कह रही है बेचारी स्वीटी। साक्षी, अब कल से तुम सुबह 5 बजे उठकर पानी भरोगी। मैं 5 तो क्या 8 बजे भी उठ जाऊँ ना तो बहुत बड़ी बात है। मम्मी जी, सुबह उठना ना मुझसे नहीं हो पाएगा। देखो तो जरा कैसे दांत दिखा रही है सास के सामने। अरे कैसे नहीं हो पाएगा, अब जिम्मेदारी से उठना तो पड़ेगा। मैंने कह दिया तो कह दिया बस। आप एक काम करो, घर में ना पानी की मोटर लगवा लो। ये झुग्गी छाप लोगों की तरह सुबह उठकर मैं तो पानी नहीं भरने वाली। रमा का सब्र अब जवाब दे चुका था। अगर ऐसा है तो जाकर अपने मायके से मोटर के पैसे लिया, मैं लगवा दूंगी मोटर। फिर मेरे मायके को बीच में लाने की आपकी हिम्मत भी कैसे हुई? सिंपू, अपनी मम्मी को समझा देना, अगर आज की बात किसी भी बात के बीच में मेरे मायके को घसीटा तो अच्छा नहीं होगा। अच्छा, मैं अभी तो सुनूं तो क्या कर लेगी। अगर पानी चाहिए तो कल से सवेरे उठकर पानी तुम ही भरोगी, नहीं तो अपने नहाने धोने का इंतजाम खुद कर लेना। सास की बात सुनकर साक्षी पैर पटकती अपने कमरे में चली जाती है। सिंपू, अब आपकी शादी हो गई है, मम्मी की सिंपू ही बन के रहोगे या पत्नी के लिए संपूर्ण सिंह भी बनकर दिखाओगे? क्या मतलब है तुम्हारा? नाम तो मेरा संपूर्ण ही है। अरे मम्मी के बेबी बॉय, पति की तरह पत्नी के हक में आवाज़ उठाना कब सीखोगे तुम? तुम्हारे सामने तुम्हारी मम्मी ने मुझे इतनी बातें सुना दी और तुम चुपचाप तमाशा देखते रहे। देखो साक्षी, मुझे तो तुम इन सब विवादों से दूर ही रखो। तुम सास बहू के झगड़े में मैं अपना दिमाग खराब नहीं करना चाहता। साक्षी को गोलमोल जवाब देकर सिंपू वहाँ से खिसक गया था। लेकिन ये कोई आखिरी लड़ाई नहीं थी, जंग तो अभी शुरू होना बाकी था। रमा को लगा था कि उसकी धमकी से साक्षी डर जाएगी और सुबह 5 बजे उठकर पानी भरेगी, लेकिन इसके उलट साक्षी तो 8 बजे तक मज़े से सोती रही। स्वीटी, देख रही है तो इसकी बदतमीजी, जानबूझकर ये 8 बजे उठ रही है। ठीक है, जैसे ही ये नहाने के लिए बाथरूम में जाएगी तू ऊपर से टैंक की सप्लाई बंद कर देना। देखती हूँ कैसे नहाती है आज। स्वीटी बिल्कुल वैसा ही करती है। साक्षी नहाने जाती है तो देखती है कि नल में तो पानी ही नहीं आ रहा। वो समझ चुकी थी कि ये सब रमा का ही किया धरा है, इसलिए वो चुपचाप पति सिंपू को फ़ोन करके टैंक की सप्लाई वापस चालू करा लेती है और नहा धोकर बाहर निकल आती है। लगता है मम्मी जी को समझाना पड़ेगा कि मुझसे पंगे लेकर वो ठीक नहीं कर रही है। साक्षी किसी से भी कुछ कहे बिना चुपचाप खाना बनाने लगती है। देखा स्वीटी, निकल गई ना सारी हेकड़ी। अब तू देख ये कैसे भाग भाग कर सारे काम करती है। रमा और स्वीटी खुश होकर मन ही मन अपनी जीत पर इतरा रही थी। बेटा स्वीटी, 2 बज रहे हैं, खाना अभी तक नहीं बना क्या? जाकर देख तो सही क्या हुआ। स्वीटी रसोई में जाती है तो देखती है कि सारे बर्तन खाली पड़े हुए हैं और खाना गायब है। अरे मम्मी, खाना तो रसोई में है ही नहीं। ये साक्षी भाभी ने खाना कहाँ रख दिया? तभी साक्षी वहाँ आती है। क्या हुआ, खाना ढूंढ रही हो क्या? अब जैसे आपने पानी भरा तो मेरे लिए नहीं बचाया है ना, बस वैसे ही मैंने खुद खाना बनाया तो सोचा मैं ही खाकर खत्म कर दूं, आपके लिए नहीं बचाया। साक्षी की बात सुनकर ननद स्वीटी का माथा ठनक गया। रमा समझ चुकी थी कि साक्षी को हराना इतना आसान नहीं है। अब तो साक्षी रोज ही घर में लड़ाई झगड़े और कलेश के लिए कोई ना कोई कहानी तैयार रखती थी। एक दिन, अब बस बहुत हो गया, काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के। दिन भर घर पर बिठाकर मुफ्त में राशन नहीं खिलाने वाली मैं इसको। इसकी तो शक्ल से मुझे नफरत हो गई है। हाँ तो मैं कौन सा आपके साथ रहने को मरी जा रही हूँ? अलग क्यों नहीं कर देती मुझे? तुझे जहाँ जाना है जा, मेरा बेटा मेरे साथ ही रहेगा। मैं कौन सा आपकी बेटी को छीन कर कहीं भाग रही हूँ? मैं तो यहीं ऊपर वाले फ्लोर पर रहूँगी आपके सामने। खूब देखती रहना अपने बेटे को रोज आते जाते। बड़ी आई ऊपर के फ्लोर पर रहने वाली। तो दहेज में लाई थी क्या ऊपर का फ्लोर? तुझे फ्लोर तो क्या ऊपर का एक कमरा भी ना दूं? मेरा बेटा यहीं मेरे साथ रहेगा। सिंपू, बहुत हो गया। आप क्या इसी के लिए मुझे ब्याह कर लाए थे? तुम्हारी मम्मी को तो मेरी हर बात से प्रॉब्लम है, हर समय घर से निकालने की धमकी देती है, न साथ में जीने दे रही है न अलग होने देती है। अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो मैं सुसाइड कर लूंगी। देखना फिर सबके सब जेल में सड़ोगे। अरे मम्मी बस भी करो ना, मैं थक गया हूँ आप दोनों की रोज रोज की महाभारत सुन सुनकर। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ दिन में मैं ज़रूर पागल हो जाऊंगा।
जब आप दोनों से साथ नहीं रहा जा रहा है तो अलग कर दो ना। अच्छा लगता है क्या रोज रोज मोहल्ले वालों को अपने घर का पुराण सुनाना? अरे 2 दिन पहले आई बीवी के सुर में सुर मिलाते हैं, तुझे शर्म नहीं आ रही है? ठीक है, जाओ हो जाओ अलग। बीवी आ गई, अब माँ के प्यार दुलार की जरूरत किसे है? अरे भाग्यवान, मेरा जीवन बीत गया तुम्हारे ये कलेश को देखते देखते। मेरी तो जिंदगी खराब हो गई। अब कम से कम बेटा बहू को तो चैन से जीने दो। देखो तो कैसे बहू के सुर में सुर मिला रहे हैं। सारा जीवन बिता दिया इन बाप बेटों की चाकरी में, आज देखो सब एक सुर में मेरे ही खिलाफ खड़े हो गए। क्या फायदा ऐसे पति और बेटे का जो कल की आई लड़की को देखकर रंग बदलने लगे। साक्षी, माफ़ी मांगो माँ से और बात को रफा दफा करो। बहुत हो गया तमाशा। अरे बाबा, तुम्हारी बात की कोई वैल्यू है या नहीं? आदमी हो या बिन पैंदी के लोटे, मिनट में लुढ़क कर उधर, मिनट में इधर। अभी 2 मिनट पहले मेरे पक्ष में थे ना, अब माँ के पक्ष में हो गए। अरे बेटा, इन सास बहू के बीच में बोलना मतलब अपना सर दीवार में मारना। चाहे जिसकी तरफदारी कर लो, सर अपना ही फूटना है। तो चल मेरे साथ, इन्हें नोचने दे एक दूसरे का मुंह। नहीं पापा जी, आज ये कहीं नहीं जाएंगे। आज तो इस घर में फैसला होकर रहेगा। सिंपू, मेरे साथ ऊपर रहने चलोगे या यहीं माँ का पल्लू पकड़ कर बैठे रहोगे? बेचारे शिम्पू की हालत तो बिल्कुल वैसी हो गई थी, धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। अब वो माँ की तरफदारी करे तो बीवी उसे खाने को तैयार थी, और अगर बीवी की तरफदारी करे तो माँ उसे कपूत घोषित कर देती। सिंपू अपना सर पकड़े खड़ा था कि तभी शैलेश ने धीरे से सिंपू से कुछ कहा। सिंपू बेटा, इस समय तू अपनी बीवी का साथ दे और मैं अपनी बीवी का। बाकी जो होगा देखा जाएगा। पापा की बात सुनकर सिंपू पत्नी साक्षी के साथ ऊपर वाले फ्लोर पर शिफ्ट हो जाता है। माँ को बुरा तो लगता है, लेकिन माँ आखिर माँ होती है। कुछ ही दिनों में बेटे को माफ़ कर देती है। कुछ दिन बाद स्वीटी की सहेली का फ़ोन आता है। स्वीटी यार, उस दिन मैंने तेरी भाभी के बारे में जो कहा ना, वो सुनकर लगता है तू नाराज़ हो गई। उसके बाद तूने एक बार भी फ़ोन नहीं किया। अरे क्या बताऊँ, मैं नाराज़ नहीं हूँ, बस तूने ना बताने में थोड़ी देर कर दी। तू सही कह रही थी, साक्षी भाभी लड़की नहीं विस्फोटक है, विस्फोटक। जिस दिन से हमारे घर आई है रोज़ धमाके ही हो रहे हैं। पता है, अब तो भैया को लेकर ऊपर के फ्लोर पर अलग रहने लगी है वो। अरे स्वीटी, देखना कहीं ऐसा ना हो कि भैया तुम लोगों को बिल्कुल भूल ही जाए। अब सहेली की बात सुनकर स्वीटी को भाई की और भी चिंता होने लगती है। माँ देखो ना, जिस दिन से भैया ऊपर शिफ्ट हुए हैं एक भी दिन हमारे पास आए तक नहीं है। ठीक कह रही है बेटा तू। ऐसा करते हैं, सिंपू के मनपसंद गोभी के पराठे बना लेते हैं, फिर देखना खुशबू से ही भागा चला आएगा। रमा शिम्पू को नीचे बुलाने के लिए गोभी के पराठे बनाने लगती है। कुछ देर बाद सिंपू नीचे आता है। आज तो बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, क्या बनाया है? बेटा गोभी के पराठे बनाए चाय के साथ, तेरे तो फेवरेट है ना। आजा आजा, बैठ कर खा ले बेटा। सिंपू स्वाद लेकर जी भर के माँ के हाथों के पराठे खाने लगता है। ऊपर सीढ़ियों के पास खड़े होकर बहू साक्षी भी सारी बातें सुन रही थी। कुछ देर बाद सिंपू ऊपर जाता है तो देखता है कि साक्षी मुंह फुलाए खड़ी थी। अरे भाई, क्या हो गया? ऐसे मुंह क्यों बना रखा है? खुद तो नीचे माँ की गोद में बैठकर पराठे खा कर आ रहे हो और मुझसे पूछ रहे हो कि क्या बात है। अरे शर्म नहीं आई वहां बैठकर खाते हुए? शर्म क्यों आएगी? अपनी माँ के पास ही तो खा कर आया हूँ, किसी दुश्मन के पास नहीं। और बचपन से उन्होंने ही खिला पिला कर बड़ा किया है मुझे। हाँ, तो मैं तुम्हें खाना थोड़ी ना देती हूँ, इसलिए तो नीचे जाकर खा कर आए हो, है ना? वो तो यही समझ रही होंगी कि उनका बेटा बेचारा कितना तरस रहा है माँ के हाथ का खाना खाने के लिए। देखो, बात का बतंगड़ मत बनाओ, तुम तो मेरे पीछे ही पड़ गई हो। अच्छा ठीक है, आज के बाद नहीं खाऊंगा, बस अब तो मेरा पीछा छोड़ो। साक्षी ने गर्मा गर्मी में अपना फ्लोर अलग तो कर लिया था, लेकिन जिन कामों से बचने के लिए वो रोज़ सास ननद से तू मैं करती थी, अब सारे काम उसके ही जिम्मे आ गए थे। सुबह 5 बजे उठकर पहले वो टैंक फुल करती, फिर घर के काम, खाना, बर्तन, कपड़े सब करते करते कब दिन बीत जाता उसे पता भी नहीं चलता था। इधर जान से भी प्यारे इकलौते बेटे को अपने हाथों से भोजन भी न करा पाने का मलाल रमा के मन पर दिनों दिन बढ़ता जा रहा था। एक दिन पति शैलेश और बेटी स्वीटी के कॉलेज जाने के बाद अचानक सास रमा नीचे गिर पड़ी।
बहू साक्षी उस समय सीढ़ियों पर पोछा लगा रही थी। सास के गिरने की आवाज़ सुनकर उससे रहा नहीं गया। ये कैसी दम की आवाज़ थी? कहीं मम्मी जी को कुछ हो तो नहीं गया? लड़ाई झगड़े को भूलकर वो दौड़ते हुए नीचे पहुंची तो सास को ज़मीन पर गिरा हुआ पाया। मम्मी जी, क्या हो गया आपको? मम्मी जी, मम्मी जी आंखें खोलिए ना। रमा की बंद आंखें देखकर अब साक्षी की आंखों से भी आंसू बहने लगे। हे भगवान, क्या करूं? घर में तो कोई है भी नहीं। पता नहीं मम्मी जी नीचे कैसे गिर पड़ी। शायद मैं नीचे उनके पास होती तो उनकी ऐसी हालत ना होती। बेचारी अकेली दिन भर काम में खटती रहती है। साक्षी जल्दी से ऑटो रुकवाती है और सास को अपने साथ हॉस्पिटल लेकर पहुंच जाती है। अच्छा हुआ अब समय पर इन्हें यहाँ ले आई। इन्होंने काफ़ी घंटों से कुछ खाया नहीं है। ब्लड शुगर डाउन होने से इन्हें चक्कर आया और ज़्यादा वज़न होने के कारण इनके सर में अंदर ब्लीडिंग हो गई है, जिसकी वजह से होश नहीं आ रहा था। लेकिन अब चिंता की कोई बात नहीं है, वो खतरे से बाहर है। कुछ देर बाद रमा को होश आता है। अरे तू क्यों टेस्ट में बा रही है? मुझे जिंदा देख कर सदमा लग गया क्या? मम्मी जी आप भी ना। मुझे तो बहुत खुशी है कि आप ठीक हो गई। आपको कुछ हो जाता तो मैं किससे लड़ाई करती रोज रोज। देख रहा है ना सिंपू बेटा, ये दोनों रोटी खाए बिना तो रह सकती है, एक दूसरे को ताने दिए बिना इनका खाना हजम नहीं होगा। अपनी माँ को ही देख ले, कब्र में टांग लटकी हुई है लेकिन बहू की टांग खींचने से बाज नहीं आ रही। पापा, इन तानों में ही तो इनका प्यार है। देखिए तो साक्षी कैसे आंसू टपका रही है। मम्मी जी, ऊपर के फ्लोर पर मुझे भेजकर आपने तो सारा एंटरटेनमेंट ही ख़त्म कर दिया। मुझे नहीं रहना उस पिंजरे में, ना कोई बोलने वाला ना बात करने वाला। मैं तो वापस नीचे आ रही हूँ। दोनों एक साथ रहेंगे ना तो आपकी शुगर भी सही रहेगी। हाँ भाभी ठीक कह रही है मम्मी, लड़ने के लिए भी तो एनर्जी चाहिए, इसलिए आप खाती पीती रहोगी तो सब अपने आप सही रहेगा। दोनों सास बहू की बात सुनकर शैलेश और सिंपू को समझ में आ गया था कि चाहे ये दोनों कितना भी लड़ ले, लेकिन एक दूसरे से प्यार बेशुमार करती हैं। अरे वाह आर्यन भैया, कितना अच्छा वीडियो गेम है आपके पास, मुझे भी दिखाइए। मैंने तुम्हें कमरे में आने से मना किया है ना, जाओ यहाँ से। क्या हुआ ईशा, उदास क्यों हो? कुछ नहीं, आर्यन भैया ने मुझे वीडियो गेम नहीं खेलने दिया। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे राजेश अंकल से कहूंगी कि वो तुम्हें भी वीडियो गेम दिला दें। थैंक यू काकी। ईशा राजेश के छोटे भाई महेश की बेटी थी। महेश गांव में रहता था और राजेश शहर में। गांव में अच्छा स्कूल ना होने की वजह से राजेश और अमृता ईशा को अपने साथ ले आए। राजेश और अमृता का बेटा आर्यन ईशा से सिर्फ 6 महीने बड़ा था और दोनों एक ही क्लास में थे। अमृता तो आर्यन को बड़ा भाई समझकर प्यार करती, लेकिन आर्यन वो अमृता को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। आर्यन, जी पापा। तुमने ईशा को वीडियो गेम क्यों नहीं खेलने दिया? क्योंकि वो मेरा वीडियो गेम है। लेकिन ईशा तुम्हारी बहन है ना? होगी बहन, लेकिन वो मुझे पसंद नहीं है। एक तो आप यहाँ उसे घर ले आए, ऊपर से मेरे स्कूल में मेरी ही क्लास में एडमिशन करवा दिया। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरी चीजें मैं उससे शेयर नहीं करूंगा। आर्यन का ईशा के प्रति बुरा बर्ताव, और इसका कारण था जलन। दरअसल उसे पसंद नहीं था कि उसके मम्मी पापा ईशा को इतना प्यार करें। अरे वाह, खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। हाँ, कुछ स्पेशल बना है। खुशबू क्यों नहीं आएगी? आज सब्जी ईशा ने बनाई है। अरे वाह, ईशा बेटा तुम्हें खाना बनाना भी आता है? हाँ अंकल, मैं बचपन से ही किचन में मम्मी का हाथ बटाती आई हूँ तो सीख गई। शाबाश बेटी, पढ़ाई में भी तेज और घर के काम में भी। तुम तो मल्टी टैलेंटेड हो। आर्यन, सीखो कुछ इससे। ये खाना वाना बनाना मेरा काम नहीं। मैं इतनी अच्छी नौकरी करूंगा कि खाना बनाने वाले मेरे यहाँ काम करेंगे। चलो अब बातें बंद, खाना खाओ सब। ये लीजिए आर्यन भैया, चख के बताइए कैसी बनी है सब्जी। छी,
मुझे नहीं खानी ये सब्जी, खराब है एकदम, आप लोग ही खाओ। अरे ईशा बेटी, उसे छोड़ो, मुझे और सब्जी दो, बहुत टेस्टी है। आर्यन की जलन बढ़ती जा रही थी क्योंकि घर में पापा मम्मी के साथ साथ स्कूल में टीचर्स भी ईशा की तारीफ करने लगे थे। स्टूडेंट्स, मंथली टेस्ट के रिजल्ट्स आ गए हैं। मैम, इस बार भी आर्यन ने ही टॉप किया होगा। हाँ, लेकिन आर्यन अकेला टॉपर नहीं है। इस बार पहले नंबर पर 2 स्टूडेंट्स हैं। आर्यन के साथ उसी की बहन ईशा ने भी टॉप किया है। वाह ईशा, तुमने तो आते ही मेरा दिल जीत लिया। कीप इट अप। थैंक यू मैम। आर्यन, अब कमर कस लो, तुम्हारा कंपटीशन आ गया है। मैं नहीं डरता ऐसे कंपटीशन से, क्लास में टॉप तो मैं ही करूंगा। अब तो घर और स्कूल दोनों जगह ईशा के ही गुणगान होने लगे। ये लो ईशा बेटा, मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट हलवा बनाया है। अरे वाह, हलवा किस खुशी में बना है? ईशा ने आते ही क्लास में टॉप किया है। शाबाश ईशा, चलो आज शाम को तुम्हारे टॉप करने की खुशी में बाहर डिनर करने चलेंगे। टॉप मैंने भी किया है, लेकिन आप दोनों को बस यही दिख रही है, मेरी तो कोई बात भी नहीं कर रहा। अरे ऐसा नहीं है बेटा। रहने दो मम्मी, आप इसी को हलवा खिलाओ, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। ये ईशा की बच्ची गांव से आकर सब पर जादू चला रही है, इसे तो वापस गांव भेजना ही पड़ेगा। ईशा के प्रति आर्यन की जलन इतनी बढ़ गई कि वो ईशा से नफरत करने लगा और उसके खिलाफ साजिश करने लगा। वाओ, डायमंड वॉच। तुम्हारे अंकल ने गिफ्ट दी थी मुझे लास्ट एनिवर्सरी पर, अच्छी है ना? हाँ, बहुत खूबसूरत है। महंगी होगी ना? हाँ, महंगी तो है, लेकिन बेटा गिफ्ट की कीमत नहीं, देने वाले की फीलिंग्स देखते हैं। यस आंटी। आर्यन पीछे खड़ा ये सब चुपचाप सुन रहा था और तभी उसने एक प्लान बनाया। शाम को जब अमृता और राजेश बाजार गए, तब आर्यन ने चुपके से अमृता की डायमंड वॉच निकालकर ईशा के बैग में छुपा दी। अगले दिन, अरे यहीं तो रखी थी, कहाँ चली गई? ध्यान से ढूंढो, तुमने रख दी होगी यहाँ वहाँ। मुझे अच्छे से याद है, मैंने संभाल कर यहीं रखी थी। क्या हुआ आंटी? अरे वो डायमंड वॉच जो मैंने तुम्हें कल दिखाई थी ना, वो मिल नहीं रही। अरे रे, कहाँ गई वो? मम्मी, आपने ठीक से देखा? हाँ बेटा, मैंने अपने रूम, हॉल, किचन हर जगह ढूंढ लिया। लेकिन इसके अलावा घर में 2 कमरे और भी तो है, मेरा और ईशा का, वहाँ भी देख लो। अरे लेकिन वहाँ कैसे जाएगी? देखिए, घर में बाहर का तो कोई आया नहीं 2 दिन में, तो घड़ी होगी तो घर में ही। अब आपके रूम में, हॉल में, किचन में नहीं है, तो बाकी कमरों में भी देख लीजिए ना। हाँ, मुझे वो घड़ी बहुत प्यारी है, आपने कितने प्यार से मुझे दी थी। तो पापा, आप और मैं मेरे रूम में देखते हैं और मम्मी ईशा के साथ उसके कमरे में ढूंढे। आर्यन अपने पापा के साथ घड़ी ढूंढने का नाटक करने लगा। तभी ईशा के कमरे से अमृता की आवाज आई। मिल गई, मेरी डायमंड की घड़ी मिल गई। अरे कहाँ से मिली मॉम? ईशा के कपड़ों के बैग के अंदर थी। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ये डायमंड वॉच यहाँ पहुंची कैसे? मम्मी तो ईशा के कमरे में जाती भी नहीं है। ईशा बेटा, क्या तुमने आंटी की घड़ी ली थी? नहीं अंकल, सच में मैंने घड़ी नहीं ली। तो क्या घड़ी खुद चलकर आ गई? और पापा, इसे लेना नहीं, चुराना कहते हैं। नहीं भैया, मैंने कोई चोरी नहीं की। सच बोलो ईशा बेटा, तुम्हें मेरी घड़ी पसंद आई थी ना? कहीं इसीलिए तो नहीं ली तुमने? नहीं आंटी, मैंने कोई चोरी नहीं की। ईशा, तुम्हें पसंद आई इसका ये मतलब नहीं कि तुम बिना पूछे ले लो, और ऐसा दोबारा कभी नहीं होना चाहिए, समझी? मैंने तो पहले ही कहा था, इसे शहर लाना ही नहीं चाहिए था। गांव में इसने कभी इतनी कीमती चीजें देखी भी नहीं होगी, तो अब चुराएगी ही ना।
आर्यन मन ही मन खुश हो रहा था कि अब उसके मम्मी पापा ईशा के गुणगान नहीं गाएंगे। दूसरी तरफ ईशा चोरी का इल्जाम लगने के कारण बहुत दुखी थी। वो अक्सर अपने कमरे में ही रहने लगी और पढ़ाई से भी उसका ध्यान हटने लगा। ये क्या ईशा, आज फिर होमवर्क में इतनी गलतियां? ऐसे ही चलता रहा तो तुम फेल हो जाओगी। पता नहीं टेस्ट में तुमने टॉप कैसे कर लिया। सॉरी मैम। सॉरी नहीं, ये सब होमवर्क कल 5 बार लिख कर लाना है, वरना तुम्हारे पेरेंट्स को बुलाऊंगी। फाइनल एग्जाम आने वाली थी और ईशा अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगा नहीं पा रही थी। ये देखकर आर्यन बहुत खुश था कि अब तो वही टॉप करेगा और कम नंबर आने पर ईशा को गांव वापस भेज दिया जाएगा। तभी एक दिन आर्यन की तबीयत बहुत खराब हो गई। ओहो, तुम्हारा बुखार तो कम ही नहीं हो रहा भैया, दवाई का असर भी नहीं हुआ। माँ, मेरा बदन बहुत दर्द कर रहा है। हाँ बेटा, पापा बस डॉक्टर को लेकर आते ही होंगे। देखिए डॉक्टर साहब, 2 दिन से इसका बुखार कम नहीं हुआ। डॉक्टर साहब, घबराने की कोई बात तो नहीं? टाइफाइड के लक्षण लगते हैं। मैंने ब्लड का सैंपल ले लिया है, मैं दवाई लिख देता हूँ। कम से कम 1 हफ्ते बेड रेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन 5 दिन में मुझे प्रोजेक्ट सबमिट करना है और मैंने अभी तक तो बनाया भी नहीं। ऐसे में मैं तो फेल हो जाऊंगा। पढ़ाई से ज़्यादा अभी तुम्हारी हेल्थ का ख्याल रखना होगा बेटा, वरना तकलीफ और बढ़ सकती है। जी हाँ डॉक्टर साहब, मैं इसे बेड से हिलने भी नहीं दूंगी। आइए डॉक्टर साहब। धीरे धीरे आर्यन ठीक होने लगा, लेकिन वो प्रोजेक्ट सबमिट नहीं कर पाया। आर्यन बेटा, अब कैसा लग रहा है? तबीयत तो ठीक है माँ, लेकिन आज प्रोजेक्ट सबमिट करने का आखिरी दिन था। अब टॉप करना तो दूर, मेरा पास होना भी मुश्किल होगा। मेरा साल बर्बाद हो जाएगा। नहीं होगा भैया, और ना ही आपके नंबर कम आएंगे। क्या मतलब? मतलब ये कि ईशा ने तुम्हारा प्रोजेक्ट सबमिट कर दिया है। लेकिन मैंने तो प्रोजेक्ट बनाया ही नहीं। मुझे आपके प्रोजेक्ट का सब्जेक्ट पता था। जिस दिन डॉक्टर ने आपको बेड रेस्ट करने को कहा, उसी दिन मैंने प्रोजेक्ट बनाना शुरू कर दिया। और आज ईशा ने मुझे स्कूल आने को कहा ताकि टीचर मान जाए कि आर्यन बीमार है और स्कूल नहीं आ सकता, तो वो प्रोजेक्ट सबमिट कर ले। शाबाश ईशा बेटा। ये तो मेरे भैया के लिए मेरा फर्ज था आंटी। अब आपके नंबर कम नहीं आएंगे भैया। मुझे माफ कर दो ईशा, प्लीज मुझे माफ कर दो। अरे आर्यन, तुम थैंक यू बोलने की जगह ईशा से माफी क्यों मांग रहे हो? क्योंकि मॉम, ईशा ने मेरे मार्क्स कम ना हो उसके लिए इतना कुछ किया, और एक मैं था जिसने ईशा के साथ इतना बुरा किया, उसे चोर साबित करवा दिया, उसकी पढ़ाई छुड़वा दी। ये क्या बोल रहे हो आर्यन? तब आर्यन ने सबको पूरा सच बताया, कैसे उसने अमृता की डायमंड वॉच चुराकर ईशा के बैग में छुपाई थी। आर्यन, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। आर्यन भैया, अगर आपको मुझसे परेशानी है तो मैं कल ही गांव वापस चली जाऊंगी। नहीं नहीं ईशा, मैं जलन में अंधा हो गया था। मैंने घर और स्कूल में तुम्हें एक कंपटीशन की तरह देखा, एक बहन की तरह नहीं। आई एम सॉरी मम्मी पापा, आप भी मुझे माफ़ कर दो। अब मैं एक अच्छा भाई बनूंगा। हमें भी माफ कर दो ईशा, हमने तुम पर शक किया। आप सब माफ़ी मत मांगिए, आप तो मेरी फैमिली हैं। उस दिन के बाद स्कूल हो या घर, आर्यन और ईशा साथ साथ रहते, साथ साथ पढ़ते और साथ साथ खेलते। आर्यन ने आखिर चाचा की बेटी को बहन मान ही लिया। सरल, सुशील और शांत, ये क्वालिटी थी सरस्वती की, जो कि शर्मा जी की बहू थी। क्या है बहू, जब देखो तब किचन में खटर पटर करती रहती हो, लेकिन खाने को कुछ देती ही नहीं। कैसी बात कर रही हो पीयूष की अम्मा? सुबह से 4 कप चाय, 2 बार नाश्ता और इतनी सारी बहू के हाथ की नमकीन तो खा चुकी हो, फिर भी ऐसा बोल रही हो? अरे कुछ तो डरो ऊपर वाले से। तभी वहाँ पीयूष आ जाता है। क्या है सरस्वती, इतनी देर लगती है क्या टिफिन बनाने में? एक काम है घर का तुम्हारे पास, वो भी नहीं कर पाती हो वक्त पर।
आपका टिफिन टेबल पर रखा है और नाश्ता भी। बाकी का सामान बेड पर रखा है और अब मैं मंदिर जा रही हूँ। सरस्वती मंदिर चली जाती है। उसके जाने के बाद घर में यार माँ, कैसी गवाह लड़के से शादी करा दिया है। मंदिर, पूजा, किचन और सास ससुर के सिवा इसे कुछ दिखता ही नहीं है कि कैसे खुद को स्मार्ट बनाकर रहना होता है, कैसे लोगों से जुड़ना है, बातें करनी है, ऐश करना है। अरे पैसा बचाओ, पैसा बचाओ, और कुछ आता ही नहीं इस लड़की को। जो क्वालिटी तू गलत तरीके से बता रहा है ना, दरअसल एक अच्छी गृहिणी की वही सारी अच्छाई होती है बेटा। घर को चलाना, समाज में इज्जत दिलाना और घर वालों का ख्याल रखना, और चाहिए ही क्यों? अरे क्यों नहीं चाहिए कुछ और? लड़की ऐसी होती है कि घर आए तो पूरा घर बदल कर रख दे, सभी को खुश रखे। लेकिन बहू के अंदर तो ये सारी क्वालिटी है ही नहीं। अरे खुश तो उन्हें रखा जाता है जो खुश रहना जानते हैं। तुम लोगों को तो कोई खुश नहीं कर सकता। पिताजी, अब आप ही लोग सोचिए, क्योंकि मैं किसी और से शादी करना चाहता हूँ। आप लोगों को बहू के साथ रहना है या मेरे साथ? क्योंकि मैं अब इसके साथ नहीं रह सकता। मैं बहू को नहीं छोड़ सकता। उसके मरते पिता को मैंने वादा किया था कि मैं उसे बेटी बनाकर रखूंगा। तो ठीक है ना माँ, तैयार कर ले अपना सामान, हम दोनों किसी और घर में रहने चलेंगे तेरी नई बहू के साथ। अरे हाँ बेटा, वही ठीक है, लेकिन मैं तेरे पिता के बिना भी तो नहीं रह सकती। तो मेरे बिना रह सकती हो? ठीक है, मैं अकेले ही चला जाता हूँ। बेटा वहां से चला जाता है, लेकिन सास का दिल नहीं लगता। बहू मंदिर से भी हो आती है और फिर, माँ पिताजी खाना लग गया है, खा लीजिए। हाँ हाँ, तुझे बस आता ही क्या है, खाना बनाना और खाना खिलाना। अरे सुन, मेरे सारे कपड़े पैक कर दे। क्यों माँ जी, कहीं जा रही हैं क्या? हाँ बेटे, ये अपने बेटे के साथ रहने जा रही है, लेकिन घबरा मत, तेरा पिता तेरे साथ है। बहू समझ नहीं पाती कि उसके साथ हो क्या रहा है, लेकिन फिर ससुर उसे सारी बात बता देता है। बेटा, ये नई बहू कब आ रही है? मुझसे घर का काम नहीं होता। वैसे भी तेरी पहली निकम्मी बीवी ने मुझे किसी काम का नहीं छोड़ा। माँ वो बस आने ही वाली है, और हाँ माँ, उसके आगे ना थोड़ा स्टैंडर्ड से रहना, क्योंकि वो थोड़े बड़े घर की लड़की है। उसका एक स्वैग है, स्वैग। तभी वहाँ एक बहुत सुंदर सी लंबी सी लड़की आती है। हे पीयूष, भागकर कैब से मेरा सामान ले आओ, और हाँ प्लीज एसी ऑन करके जाना। रीमा, ये मेरी माँ है। तुम चाहती थी ना कि मेरी माँ हम लोगों के साथ रहे। हेलो आंटी जी, हम लोग ना जल्दी शादी कर लेंगे, फिर मेरी जैसी टॉप लड़की आपको अच्छी बोलेगी। एक्साइटेड होंगी ना आप? पर नो इश्यू। पीयूष सामान ले आओ ना, एंड आंटी आप पानी ले आइए प्लीज। माँ को तो समझ में ही नहीं आता कि वो क्या करे। वो बहू के लिए पानी लेकर आती है तो उसका पैर पर्दे में फंस जाता है और वो गिर जाती है। ओहो, पूरा पानी गिरा दिया। कांच का ग्लास क्यों छूती है जब हाथ पैर नहीं चलते? कितनी मुश्किल से मैंने और पीयूष ने ये गृहस्थी बनाने की कोशिश की है। अरे पर तो क्या हो गया, एक गिलास ही तो टूटा है। अपने घर में तो रोज एक तोड़ती हूँ, लेकिन मजाल है सरस्वती कुछ कहे। और हाँ, मैं पानी वानी नहीं पिलाने वाली, मुझे ऐसी कोई आदत नहीं है। बहू हो, बहू की तरह रहो, समझी? तभी वहाँ पीयूष आ जाता है, जिसे देख रीमा रोने लगती है। देख लो अपनी माँ को कैसी खरी खोटी सुना रही है। और अभी तो मैं आई हूँ, थक गई थी, बस पानी क्या मांग लिया। कह रही है बहू हो, बहू की तरह रहो। अरे यार माँ, समझा कर लाया था ना कि कैसे रहना है। माँ ऐसा करोगी तो मैं भी नहीं रख पाऊंगा तुमको हमारे साथ। वैसे भी आप ये समझो कि रीमा ने खुद कहा था कि माँ को साथ रखना। अरे हाँ हाँ बेटा, वो सिर्फ इसलिए कि मैं घर का सारा काम करूं, बैठे बैठे इस महारानी को खाना पानी दूं। वैसे भी मैं जा रही हूँ, मुझे तो इस लड़की की शक्ल भी अच्छी नहीं लग रही।
मेरी सरस्वती के आगे तो ये कुछ भी नहीं है। निकलो निकलो यहाँ से। मैंने सोचा था बिना पैसे का नौकर मिल जाएगा, लेकिन नहीं, कुछ लोगों को आदत होती है फ्री की रोटी खाने की। निकलो यहाँ से। पीयूष, धक्के के मार कर निकालो इस औरत को यहाँ से। अरे ये कैसी बात बोल रही हो रीमा? ये माँ है मेरी, माँ ना थोड़ी जिद्दी है। अरे वाह बेटा वाह, अभी भी तुझे मेरी ही गलती दिख रही है ना? कोई बात नहीं। माँ वापस घर आ जाती है। बहू, मुझे माफ कर दे बेटा, वो तो शैतान का नानी है। माँ, मैं उनके बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। ये मेरा मायका है। अब आप लोग मेरे माता पिता, मैं हमेशा यहीं रहकर आप लोगों की सेवा करूंगी। नहीं नहीं बेटा, हम करेंगे तेरी शादी किसी अच्छे लड़के से। अरे कोई जरूरत नहीं है, मैं देख कर आई हूँ जो हालत है ना पीयूष की, वहाँ नहीं टिकने वाला ज्यादा दिन। ना टिके वो उसकी मर्जी, लेकिन मेरी बेटी इतनी गई गुजरी नहीं है जो उसे कभी भी छोड़ो और कभी भी वापस आ जाओ तो वो तुम्हें अपना ले। अब ज्यादा ही हो रहा है आपका। माना मैंने गलत किया बहू के साथ, लेकिन वो उसका पति है। और फिर कहावत है ना, सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। तभी वहाँ पीयूष आ जाता है। माँ, वो भूला आ गया, मुझे माफ कर दो सरस्वती के जिस गुण को मैं सही नहीं मानता था। दरअसल जीवन को सही तरीके से जीने के लिए वही गुण होने चाहिए। मुझे माफ कर दो सरस्वती, मैं आज के बाद तुम्हें और पापा को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। और मुझे भी बेटा। बेटा जहन्नुम में भी जाए तो उसके साथ रहने को तैयार हो जाए, वही तो माँ होती है। मुझे माफ कर दो माँ।